हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। बच्चों, इससे पहले हमने कक्षा छठी के अध्याय 8 शरीर में गति के भाग 1 में हमने जाना था अस्थियाँ क्या होती हैं, उनका हमारे शरीर में क्या कार्य है। इसके अलावा संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार जैसे कंदुखल्लिका संधि, दुरार्ग संधि, अचल संधि, हिंज संधि आदि। अब देखते हैं इसी अध्याय का भाग 2। आइए जानते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में, जिसे हम मानव कंकाल भी कहते हैं। बच्चों, कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल भी पाया जाता है, जैसे स्नेल्स या फिर हम कह सकते हैं घोंघा, कॉकरोच या फिर हम कह सकते हैं तिलचट्टा। इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स में एंडोस्केलेटन या फिर अंतःकंकाल मिलता है। अंतःकंकाल को स्टडी करने के लिए इसको हम 2 भाग में स्टडी करेंगे। पहला है अक्षीय कंकाल, जिसको हम एक्सियल स्केलेटन भी कहते हैं, और दूसरा है एपेंडिकुलर या फिर उपांगीय कंकाल। एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे खोपड़ी, मेरुदंड और पसली पिंजर को। उपांगीय कंकाल के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे कंधे और हाथों की अस्थियां और श्रोणी और पैरों की अस्थियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं, इनको एक एक कर स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है खोपड़ी, मीन्स स्कल। बच्चों, खोपड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कपाल या क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स टाइटली फिटेड इन ए जीपर लाइक फैशन। बच्चों, कपाल में 8 हड्डियाँ अचल संधि द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। क्रेनियम का क्या फंक्शन होता है? क्रेनियम के अंदर हमारा मस्तिष्क एक सुरक्षित रूप से रहता है। कपाल मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। इसके अलावा खोपड़ी में 14 अन्य अस्थियाँ भी होती हैं, जिनको हम आनन अस्थियाँ या फिर फेशियल बोन्स कहते हैं। इनका फंक्शन होता है फेस का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ये सब मिलकर हमारे फेस का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों मेरुदंड, या फिर हम इसको बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन की मदद से हम आगे की तरफ झुक पाते हैं और थोड़ा बहुत पीछे भी झुक पाते हैं। कल्पना कीजिए, यदि मेरुदंड सिर्फ एक सिंगल ही अस्थि से बनी हुई होती तो क्या ये संभव था? हम आगे और पीछे झुक पाते? नहीं। मेरुदंड कपाल के नीचे से शुरू होता है और कमर के नीचे तक जाता है। मेरुदंड छल्ले जैसी 33 हड्डियों से बना हुआ होता है, जिन्हें हम कशेरुका कहते हैं। कशेरुका को इंग्लिश में वर्टिब्री कहते हैं। ये कशेरुकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों पसली पिंजर, जिसको हम चेस्ट बोन्स भी कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक तो हमें पतली अस्थियाँ दिखाई दे रही हैं, जिनको हम रिब्स या पसलियाँ कहते हैं। दूसरा, हमारी छाती के बीच में एक फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है, जिसको हम स्टर्नम या उरोस्थी कहते हैं।
पसली पिंजर एक शंकु के आकार के पिंजरे की तरह दिखता है। इस पिंजर की हड्डियों को पसली कहते हैं। इसमें 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। ये हड्डियां मेरुदंड से जुड़ी रहती हैं। पसली पिंजर का काम है दिल और फेफड़े को सुरक्षा देना। आप इस चित्र में देख सकते हैं 12 जोड़ी पसलियों में से 10 जोड़ी पसलियां स्टर्नम और बैकबोन दोनों से जुड़ी हुई हैं, जबकि 2 जोड़ी पसलियां सिर्फ बैकबोन से जुड़ी हुई हैं। ये आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती। इनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है कंधे और हाथों की अस्थियां, जिसको हम बोन्स ऑफ शोल्डर एंड फोरलिम्ब्स भी कहते हैं। कंधे की अस्थि कई अस्थियों के मिलने से बनी होती है। यह एक त्रिकोण की तरह होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अस्थि एक त्रिकोण की तरह होती है और इसके साथ एक कॉलर बोन जुड़ी हुई होती है। ये कॉलर बोन है। त्रिकोणाकार हड्डी में एक कटोरी जैसी संरचना होती है। ये देखिए, ये है एक कटोरी जैसी संरचना। इसको हम ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। इसमें हमारी बाह वाली हड्डी, ये वाली हड्डी लगी रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बाह वाली हड्डी में ऊपर वाली हड्डी को हम ह्यूमरस कहते हैं और नीचे बाजू वाली 2 हड्डियाँ होती हैं, इनको हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। इसके बाद हमारी कलाई की अस्थियाँ होती हैं और उसके नीचे अंगुली की अस्थियाँ होती हैं। कलाई 8 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। हथेली यानी कि पाम में 5 पतली तथा लंबी अस्थियां होती हैं, जिन्हें मेटाकार्पल्स कहते हैं। प्रत्येक उंगली में 3 तथा अंगूठे में 2 छोटी अस्थियां होती हैं। इन्हें अंगुलस्थियां या फैलेंजिस कहते हैं। एक हाथ में 14 फैलेंजिस होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक उंगली में 3 अंगुलस्थियाँ होती हैं, 1, 2 और 3, जबकि अंगूठे में 2 अंगुलस्थियाँ होती हैं, 1, 2। अब देखते हैं शिरोणी और पैरों की अस्थियाँ। इनको हम बोन्स ऑफ हिप एंड हिल लिम्स भी कहते हैं। शिरोणी का निर्माण 3 हड्डियों के मिलने से होता है। शिरोणी एक बक्से जैसी संरचना होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस संरचना को हम शिरोणी कहते हैं, जो आंतों और अन्य अंदरूनी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। शिरोणी में एक कटोरी जैसी संरचना होती है, जिसे हम एसिटाबुलम कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो संरचना है, इसको हम एसिटाबुलम कहते हैं और इसमें हमारी जांघ की हड्डी जुड़ी हुई रहती है। ये जो हड्डी है, इसको जांघ की हड्डी कहते हैं। इस हड्डी में जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये लंबे वाली अस्थि, इसको हम फीमर कहते हैं। उसके बाद नीचे वाले पैर में 2 हड्डियाँ होती हैं, जिनको हम टीबिया और फिबुला कहते हैं। उसके बाद टार्सल्स और मेटाटार्सल्स प्रेजेंट होते हैं और जैसे हाथों की उंगलियों में फैलेंजिस प्रेजेंट होते हैं, उसी प्रकार पैरों की उंगलियों में भी फैलेंजिस प्रेजेंट होते हैं। अस्थियों को गति करने योग्य कौन बनाता है? इसका जवाब है बच्चों मसल्स या फिर पेशियाँ। मसल्स आर लाइक इलास्टिक बैंड्स विच कैन पुल द बोन बट कैन नॉट पुश। आप इस चित्र में देख सकते हैं
किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, जब ये वाली पेशी सिकुड़ती है तो ये वाली अस्थि इस डायरेक्शन में मूव करती है और ये नीचे वाली पेशी शिथिल अवस्था में प्रेजेंट है, जो कि लंबाई में बढ़ी हुई है। जब ये ऊपर वाली पेशी शिथिल अवस्था में आती है और ये नीचे वाली पेशी सिकुड़ती है तो ये वाली बोन दोबारा से अपनी उसी पोजीशन में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। आइए अब जानते हैं जंतुओं की चाल के बारे में। गेट ऑफ एनिमल्स। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किस प्रकार से अलग अलग चाल का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे केंचुए का। आप इस चित्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि केंचुए का शरीर छल्ले जैसी कई खंडों का बना हुआ होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु पेशियां होती हैं, जो इसके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। इसके शरीर के अधरस्थ है, यानी कि इसकी बॉडी का जो पोर्शन जमीन की तरफ है उस पर असंख्य छोटे छोटे शूक होते हैं। शूक को हम इंग्लिश में सीटी बोलते हैं। इन शूक का क्या फंक्शन होता है? ये शूक पेशियों से जुड़े हुए होते हैं। केंचुआ अपने शरीर को लंबाई में सिकोड़कर और फैलाकर गमन करता है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पीछे वाले भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा आगे वाले भाग को फैलाता है। उसके बाद यह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा अपनी बॉडी के पीछे वाले हिस्से को स्वतंत्र कर देता है। इसके बाद यह शरीर को संकुचित करता है तथा पीछे वाले भाग को खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे इसी प्रोसेस को ये रिपीट कर कर एक जगह से दूसरे स्थान तक जा सकता है। नेक्स्ट है घोंगा, जिसको हम सनेल भी कहते हैं। बच्चों, आपने सनेल को नदी किनारे या फिर तालाब के किनारे या फिर बारिश के टाइम पे देखा होगा। आप इसके ऊपर ये एक शंख जैसी संरचना देख सकते हैं। ये क्या होती है? ये घोंगे की पीठ पर एक गोल संरचना होती है जिसे हम कवच कहते हैं। इसको हम शैल भी कहते हैं। यह कवच इसका बाह्य कंकाल होता है, मीन्स यह इसका एक्सोस्केलेटन है। ये इसकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस कवच में एक बड़ा छिद्र होता है जो एक ढक्कन के द्वारा बंद रहता है। जब यह ढक्कन खुलता है तो इसमें से दो संरचनाएं बाहर निकलती हैं, जिसमें से एक तो होता है मस्कुलर बॉडी, जो इसका फुट होता है या फिर हम कह सकते हैं मांसल पैर होता है। इसी की मदद से ये बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और दूसरी संरचना होती है इसका मुंह। इसके मुंह पर दो लंबे एंटीना लगे हुए होते हैं। मस्कुलर फुट की सहायता से घोंगा गमन करता है। घोंगे के पैर की पेशियां
बहुत मजबूत होती हैं। नेक्स्ट है तिलचट्टा या फिर कॉकरोच। कॉकरोच ज़मीन पर चल सकता है, दीवार पर चढ़ता है और हवा में उड़ भी सकता है। ये इतने सारे काम कैसे कर सकता है, आइए देखते हैं। इसके शरीर पर एक कठोर बाह्य कंकाल होता है। इसके जो आप ये पंख देख रहे हैं, इसके पैर देख रहे हैं, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है जिसको हम इसका बाह्य कंकाल कहते हैं। तिलचट्टे के शरीर में 3 जोड़ी पैर होते हैं जिनकी मदद से यह चलता है और बहुत तेज़ी से दौड़ भी सकता है। पैरों के अलावा तिलचट्टे में 2 जोड़ी पंख भी होते हैं जिनकी मदद से यह उड़ सकता है। पैरों की गति के लिए बड़ी और शक्तिशाली पेशियां होती हैं। आइए अब जानते हैं पक्षी कैसे गमन करते हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा ज़मीन पर चलते हैं। इसके अलावा कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं, जैसे बतख और हंस। पक्षियों का शरीर वायु में उड़ने के लिए अनुकूलित होता है, मीन्स एडेप्टेड होता है। आइए देखते हैं ये कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं जो पक्षियों को वायु में उड़ने के लिए अनुकूलित बना देती हैं। पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिस कारण इनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। इनके पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अगर पाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार पक्षी अपने पंखों की मदद से वायु में उड़ पाते हैं तथा अपने पैरों की मदद से ज़मीन पर चल भी सकते हैं। कुछ पक्षियों के पैर इस तरीके से अनुकूलित होते हैं कि वो जल में तैर भी सकते हैं। अब जानते हैं मछली के बारे में। मछली किस प्रकार से जल में तैरती है या फिर गमन करती है। बच्चों, मछलियों में तैरने के लिए खास रूप से पंख और पूंछ होती हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। मछली अपने शरीर को एक ओर मोड़ती है तो पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। आप इस चित्र में देख सकते हो, अगर इस मछली का मुंह लेफ्ट की तरफ है तो इसकी पूंछ की डायरेक्शन राइट की तरफ है। जब मछली का मुंह राइट की तरफ है तो पूंछ की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। इस प्रकार से ये धीरे धीरे अपनी पूंछ की मदद से आगे बढ़ती है तथा अपने पूंछ की मदद से ही ये अपनी दिशा परिवर्तन जल के अंदर करती है। इसी के कारण मछली को आगे की ओर धक्का मिलता है, जिससे मछली आगे बढ़ती है। पूंछ से दिशा मिलने में भी मदद मिलती है। बच्चों, इसका शरीर इस प्रकार से अनुकूलित होता है कि ये जल के अंदर बहुत तेज़ी से तैर सकती है और अपनी पूंछ की मदद से अपनी डायरेक्शन या दिशा एकदम से बदल सकती है। अब जानते हैं सर्प के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं स्नेक कैसे चलता है। बच्चों, अगर आपने कभी किसी ने स्नेक को चलते हुए देखा हो तो हम ये बात नोट कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, सांप कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। ऐसा क्यों? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। इसकी जो बैकबोन है वो काफ़ी लंबी होती है और बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है, और
सांप की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। इसका शरीर में अनेक वलय या फिर हम कह सकते हैं लूप्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो लूप्स हैं, जो वलय हैं, ये उसे आगे की तरफ धकेलते हैं। प्रत्येक वलय सांप को चलते टाइम आगे की तरफ धक्का देता है। इस कारण से ही सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु यह सरल रेखा में नहीं चल पाता। आइए अब देखते हैं इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, अस्थियों की संधियां शरीर को गति में सहायता करती हैं। ख, अस्थियां और उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाती हैं। बच्चों हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अस्थियां और उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाती हैं। ग, कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा हिंज। कोहनी की अस्थियां हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। घ, गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों पेशियों। गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न कथनों के आगे सत्य अथवा असत्य इंगित कीजिए। बच्चों जो कथन सत्य होंगे उनके आगे हमें टी लिखना है, मीन्स ट्रू, और जो असत्य होंगे उनके आगे हमें एफ लिखना है, मीन्स फॉल्स। क, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। तो बच्चों ये तो असत्य है, क्योंकि अलग अलग जंतुओं की गति एवं चाल अलग अलग प्रकार की होती है, जैसा कि हमने अभी देखा भी है। तो इसका आंसर होगा एफ। ख, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। जी नहीं, उपास्थि तो लचीली होती है। तो इसका भी आंसर होगा एफ, यानी कि फॉल्स, ये भी असत्य है। ग, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। बच्चों हम अपनी उंगलियों तथा अंगूठे को मोड़कर अलग अलग वस्तुओं को पकड़ सकते हैं, अलग अलग कार्य कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर होगा एफ, फॉल्स, ये भी असत्य है। घ, अगर भुजा में 2 अस्थियां होती हैं। बिल्कुल सही, अगर भुजा में 2 अस्थियां होती हैं तो इसका आंसर होगा ट्रू। इसको हम इंगित करेंगे टी से। ड, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। बिल्कुल सही, तो इसको भी आंसर होगा ट्रू। इसको भी हम इंगित करेंगे टी से। क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िए। कॉलम 1 में सबसे ऊपर दिया गया है ऊपरी जबड़ा। तो बच्चों ऊपरी जबड़ा स्कल का यानी कि खोपड़ी का ही एक पार्ट होता है, और ये क्या होता है, ये एक अचल संधि द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये मूव नहीं कर सकता, सिर्फ नीचे वाला जबड़ा मूव कर सकता है। कॉलम 1 में सेकंड है मछली। मछली के शरीर पर पंख भी होते हैं और इसका शरीर धारा रेखीय होता है। नेक्स्ट है पसलियाँ। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंगा, घोंगे में बाह्य कंकाल भी होता है जिसको हम कवच या शेल कहते हैं, और यह बहुत धीमी गति से चलता है। तो इसको हम इन दोनों ऑप्शन से एक एरो की हेल्प से मैच करेंगे। नेक्स्ट है तिलचट्टा। तो बच्चों तिलचट्टे के शरीर पर पंख होते हैं, बाह्य कंकाल होता है और ये हवा में उड़ भी सकता है।
प्रश्न नंबर 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क कंदुकखल्लिका संधि क्या है? तो बच्चों, कंदुकखल्लिका संधि में एक अस्थि का गेंद जैसा गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल की कौन कौन सी अस्थि गति करती है? बच्चों, इसका उत्तर है कपाल की केवल निचले जबड़े की अस्थि ही गति करती है। बाकी सभी अस्थियां अचल संधि द्वारा जुड़ी हुई होती हैं जो गति नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? बच्चों, इसका उत्तर है कोहनी में हिंज संधि होती है जिसमें केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। इसी कारण कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी कुछ समझ में भी आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स की वीडियो की जानकारी मिल सके। थैंक यू अगेन।